हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकॉट। जीके एजुकॉट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर कुछ मिसलेनियस डेफिनेशंस और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो दिए गए हैं उनको हम कवर करेंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट है। ये मेरी विज्ञान और प्रौद्योगिकी को लेकर यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर 10th वीडियो है। इससे पहले मैं 9 वीडियो बना चुका हूं जिसमें हमने स्पेस प्रोग्राम के बारे में पढ़ा, हमारे अंतरिक्ष मिशन क्या रहे हैं, सैटेलाइट्स के बारे में, स्पेस के बारे में हमने पूरा कवर किया है। उसके बाद हमने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को कवर किया था जिसमें हमने न्यूक्लियर के बारे में, परमाणु शक्ति के बारे में, परमाणु ऊर्जा के बारे में कवर किया था। उसके बाद हमने डिफेंस टेक्नोलॉजी को लेकर वीडियो बनाई थी जिसमें था हमारे देश की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जितने भी वेपन्स यूज करती है, फाइटर्स यूज करती है या फिर नेवल शिप्स यूज करती है, उन सब के बारे में हमने पढ़ा था। आज के वीडियो में हम विविध के बारे में पढ़ेंगे। कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स यहां पर दिए गए हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, वो हम देख लेते हैं। पहला आ जाता है स्टील्थ प्रौद्योगिकी, यानी स्टील्थ वायुयान और स्टील्थ जहाज का विकास स्टील्थ प्रविधि पर आधारित है। स्टील्थ टेक्नोलॉजी क्या होती है? स्टील्थ टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है किसी वायुयान या जहाज को छिपाने में यूज की जाती है, यानी कि जहाज के अंदर, फाइटर्स के अंदर, वायुयान के अंदर एक स्टील्थ टेक्नोलॉजी फिट की जाती है जिससे कि वो रडार के रेंज में ना आए। और जिस वायुयान या जहाज में स्टील्थ टेक्नोलॉजी फिट की जाती है उनको बोला जाता है स्टील्थ वायुयान या स्टील्थ जहाज। यह तकनीकी सैन्य युक्तियों का एक पहलू है, यानी ये सेना के द्वारा यूज किया जाता है। इस तकनीकी के आधार पर वायुयान, जहाज, पनडुब्बियों, मिसाइल और उपग्रहों को रडार, इंफ्रारेड, सोनार एवं अन्य खोजी पद्धतियों की पहुंच से अदृश्य बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? अदृश्य। अदृश्य मतलब इनविजिबल किया जाता है। तो स्टील्थ टेक्नोलॉजी वायुयान में फिट करके, जहाज की पनडुब्बियों में फिट करके, मिसाइल में भी इनको फिट किया जाता है, उपग्रहों में भी इनको फिट किया जाता है ताकि वे किसी दुश्मन के रडार की रेंज में ना आए। इंफ्रारेड जो रेडिएशन छोड़ी जाती है, सोनार से रेडिएशन छोड़ी जाती है, उन रेडिएशन से ये बच निकले। तो ये सेफ्टी का एक इंपॉर्टेंट फीचर है। इस तकनीक का विकास द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने किया था। स्टील टेक्नोलॉजी सबसे पहले जर्मनी देश ने यूज की थी। कब यूज की थी? दूसरे विश्व युद्ध में। और दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था? 1915 से लेकर 1919 तक। हॉटन हो 229 को प्रथम स्टील्थ एयरक्राफ्ट कहा जाता है। यह कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो पहला जो स्टील्थ एयरक्राफ्ट था, यानी जिस जहाज में पहली बार स्टील्थ टेक्नोलॉजी फिट की गई थी, उसका नाम था हॉटन 229। और ऑब्वियसली किसका होगा? जर्मनी का। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के सुप्रसिद्ध आधुनिक स्टील्थ वायुयानों में F-117, नाइट वॉक, द B-2 स्प्रिट, द F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग 2 शामिल है। तो ये कुछ एयरक्राफ्ट के नाम दिए गए हैं जो यूएसए के द्वारा यूज किए जाते हैं, और इन सभी फाइटर्स में, इन सभी जहाज में स्टील्थ टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। इनको याद करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट एक नोट दिया गया है जिसमें बताया गया है कि रडार का एंटीना प्रतिबिंब के आने का समय मापता है और उसी सूचना के आधार पर बताता है कि वस्तु कितनी दूर है। रडार का यूज किस लिए किया जाता है? रडार का यूज किया जाता है कि स्पेस के अंदर किसी भी प्रकार का एयरक्राफ्ट या वायुयान, उसकी इमेज वो रडार के डिस्प्ले में दिखाता है, और साथ के साथ वो यही बताता है कि वो कितने डिस्टेंस पर है, कितनी दूरी पर है। मानव रहित वायुयान, जिसको अनमैन्ड एयर व्हीकल कहा जाता है, या फिर यूएवी, इसको ड्रोन्स भी बोला जाता है। ये ऐसे वायुयान होते हैं जिन्हें जमीन से नियंत्रित किया जा सकता है और जो पूर्व नियोजित मिशन का अनुसरण करते हुए स्वायत्त रूप से चालित होते हैं। ड्रोन्स क्या होते हैं? ये एक प्रकार के वायुयान होते हैं, एक प्रकार के जहाज होते हैं जिनको नीचे रहकर कंट्रोल किया जाता है, और साथ के साथ ये ऑटोमेटिक चलते हैं और अपने मिशन तक, अपने टारगेट तक पहुंचने में सफल रहते हैं। ड्रोन्स मुख्य रूप से 2 वर्गों में बांटा जाता है। ड्रोन्स मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक वो जिन्हें निगरानी के उद्देश्य से बनाया जाता है, और दूसरे वे जो मिसाइल एवं बम से सुसज्जित किए जाते हैं। यानी कि ड्रोन्स को 2 टाइप से हम यूज कर सकते हैं। एक तो निगरानी के लिए, कहीं पे हम सर्विलेंस करना चाहते हैं, किसी युद्ध क्षेत्र में या किसी दुश्मन के इलाके में जाकर हम सर्विलेंस करना चाहते हैं, उसकी निगरानी करना चाहते हैं, तो ड्रोन्स का यूज कर सकते हैं। या फिर किसी टारगेट पर अगर हम बम छोड़ना चाहते हैं, मिसाइल चलाना चाहते हैं, तो उसको, मिसाइल को भी ये ड्रोन्स कैरी कर सकते हैं, साथ में ले जा सकते हैं। ये सैन्य वायुयान से काफी सस्ते होते हैं। जो फाइटर जेट
एयरफोर्स के द्वारा यूज किए जाते हैं उनसे ये काफी सस्ते होते हैं और रिमोट कंट्रोल के द्वारा उड़ाए जाते हैं, रिमोट इनको कंट्रोल किया जाता है। फ्लाइट कर्मी का कोई खतरा नहीं होता क्योंकि ये मानव रहित होता है, इसलिए इसमें फ्लाइट कर्मी यानी कोई पायलट को किसी प्रकार का खतरा नहीं है। ड्रोन को चलाने में एक व्यक्ति ड्रोन को उड़ाता है, दूसरा व्यक्ति कैमरों और संवेदकों का संचालन करता है और उसकी निगरानी करता है, और तीसरा व्यक्ति युद्ध क्षेत्र में सैनिकों और कर्मियों के साथ संपर्क में बना रहता है। तो कहने का मतलब है कि ड्रोन को चलाने के लिए, ड्रोन को कंट्रोल करने के लिए 3 व्यक्ति काम करते हैं। एक व्यक्ति ड्रोन को उड़ाता है, उसको कंट्रोल करता है, दूसरा व्यक्ति जो उस ड्रोन के अंदर कैमरे फिट किए गए हैं उनका यूज करता है और वहां की फोटो कैप्चर करता है, और तीसरा व्यक्ति जो है युद्ध क्षेत्र में ड्रोन से इंफॉर्मेशन लेकर अपने सैनिकों को इंफॉर्मेशन पास करता है, पहुंचाता है। शस्त्रों से सुसज्जित ड्रोन का इस्तेमाल पहली बार बाल्कन युद्ध में किया गया था, लेकिन इसके इस्तेमाल में आशातीत वृद्धि अफगानिस्तान, इराक और पाकिस्तान में हुई। यानी शस्त्रों के साथ ड्रोन का पहली बार यूज कब किया गया था? बाल्कन युद्ध में, जो कि यूरोप में लड़ा गया था। सबसे ज्यादा इसका यूज कहां पर हुआ है? अफगानिस्तान में, जब अफगानिस्तान और अमेरिका का युद्ध हुआ है और अभी तक ये चल ही रहा था, और इराक में जब अमेरिका और इराक का युद्ध हुआ था, और पाकिस्तान में इसका लगातार यूज हुआ है। ब्रिटेन के पास कई प्रकार के निगरानी ड्रोन है, विशेष रूप से वॉचकीपर, जिन्हें इजरायली कंपनी एविट और ब्रिटेन की कंपनी थेल्स के द्वारा संयुक्त रूप से बनाया गया है। तो ब्रिटेन के पास अलग अलग प्रकार के निगरानी ड्रोन है, जिनको सर्विलेंस ड्रोन भी बोला जाता है, जिसको किसने बनाया? इजराइल और ब्रिटेन ने। ये खास इंपोर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। CSIR की फुल फॉर्म होती है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। यह हमारे देश की ऐसी संस्था है जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर रिसर्च करती रहती है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1942 में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसका जो अध्यक्ष होता है, इसका जो हेड होता है, वो कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री। और इसका मुख्यालय, इसका हेड ऑफिस कहां पे है? नई दिल्ली में। तो CSIR का हेड होता है प्रधानमंत्री। 1942 में इसकी स्थापना हुई और इसका मुख्यालय, इसका हेड ऑफिस नई दिल्ली में है। नेक्स्ट देख लेते हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना तिरुवनंतपुरम 1963 में की गई थी, और यह कहां पर? थुम्बा नामक जगह पर, तिरुवनंतपुरम में, जो कि केरला की कैपिटल है। उसके पास में एक गांव है जिसका नाम है थुम्बा। उसमें सबसे पहले अंतरिक्ष विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र यानी VSSC की स्थापना की गई थी, वो 1963 में की गई थी। इसके ऊपर हम पूरा स्पेस प्रोग्राम की वीडियोज में कवर कर चुके हैं, वहां जाकर आप देख सकते हैं। इस स्थान का चुनाव करने का कारण, मुख्य कारण यह था कि यह केंद्र भूचुंबकीय विषुवत रेखा पर स्थित है। तुम्बा नामक जगह जो है भूचुंबकीय विषुवत रेखा के पास में है। एक विषुवत रेखा होती है और एक भूचुंबकीय विषुवत रेखा होती है, जो विषुवत रेखा से अलग होती है। इसके बारे में मैं फिजिक्स की वीडियो सीरीज में बता चुका हूं, वहां जाकर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है, पृथ्वी वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है। इसी का लाभ उठाने के लिए कृत्रिम उपग्रह को पश्चिम दिशा से पूर्वी दिशा की ओर प्रक्षेपित किया जाता है। हमारे देश के द्वारा जो सैटेलाइट स्पेस में छोड़े जाते हैं, उनको किस दिशा में छोड़ा जाता है? पश्चिम दिशा में छोड़ा जाता है, वेस्ट में छोड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी जो है वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है। तो सैटेलाइट जो है फिर हमारे देश में, जहां पर हम उसको स्पेस में फिट करना चाहते हैं, वहां पर जाके वो स्थापित हो जाता है। परखनली शिशु के मामले में निषेचन परखनली के अंदर होता है और इसके बाद भ्रूण को माता के गर्भ में रखा जाता है। परखनली शिशु, जिसको टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहा जाता है, यह एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसमें शिशु का निषेचन परखनली में किया जाता है, टेस्ट ट्यूब में किया जाता है, और फिर इस माता के गर्भ में रख दिया जाता है। आज के टाइम में जब माता पिता को संतान नहीं होती तो वो इस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। 25 जुलाई 1978 ईस्वी को ग्रेट ब्रिटेन में श्रीमती लेस्ली ब्राउन ने विश्व के प्रथम परखनली शिशु लुइस ब्राउन को जन्म दिया था। 1978 में पहली बार परखनली शिशु का जन्म हुआ था, और वो कहां पर हुआ था? ग्रेट ब्रिटेन में। और माता का नाम था श्रीमती लेस्ली ब्राउन और बच्चे का नाम था लुइस ब्राउन। भारत में जन्म लेने वाले प्रथम परखनली शिशु विवादित है, क्योंकि इस पे कंट्रोवर्सी चल रही है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय की देखरेख में कानूपिरिया ने प्रथम परखनली बेबी दोगा का जन्म 3 अक्टूबर 1978 को दिया था। 25 जुलाई 1978 में ब्रिटेन में परखनली शिशु का जन्म हुआ था, लेकिन भारत के अंदर उसी साल यानी 3 अक्टूबर 1978 को कानूपिरिया
कानुप्रिया माता का नाम था, बच्चे का नाम रखा गया था, दुर्गा का जन्म हुआ था, जिसे उस समय स्वीकृति नहीं मिली थी। इसलिए उसके 8 साल बाद यानी 16 अगस्त 1986 ईस्वी को मुंबई के KEM हॉस्पिटल में इंदिरा हिंदुजा के देखरेख में भारत के दूसरे प्रखनली शिशु हर्षा का जन्म हुआ। तो ऑफिशियली जो है कानूनी तौर पर हर्षा को पहला टेस्ट ट्यूब बेबी इंडिया का माना जाता है, जिसका जन्म 1986 ईस्वी में हुआ था। मुखोपाध्याय के साथ हुए विवाद के कारण कुछ रिकॉर्ड हर्षा को भारत का प्रथम प्रखनली शिशु मानते हैं। तो इसमें लगातार विवाद है, कुछ मानते हैं दुर्गा को फर्स्ट बेबी और कुछ मानते हैं हर्षा को भारत का प्रथम प्रखनली शिशु। इयान विलमुट जो रोजलिंग इंस्टीट्यूट स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक थे, उसने 5 जुलाई 1996 को सर्वप्रथम एक वयस्क भेड़ से कोशिका लेकर डॉली नामक क्लोन का निर्माण किया था। क्लोन क्या होता है? इसमें क्या कि किसी भी जानवर का, किसी भी एनिमल की कोशिकाएं लेकर उस एनिमल को लैब के अंदर बनाया जाता है और वो बिल्कुल उसी जानवर जैसा दिखता है जिसकी कोशिका ली गई थी, उसको क्लोन बोला जाता है। और क्लोन सबसे पहले किसने तैयार किया था? इयान विलमुट ने। और ये कहां के थे? स्कॉटलैंड के। और ये एक्सपेरिमेंट कब किया गया था? 1996 ईस्वी में पहली बार। 1953 ईस्वी में सर्वप्रथम बाईपास सर्जरी का प्रयोग USA में हुआ था। बाईपास सर्जरी क्या होता है? इसमें हार्ट की सर्जरी की जाती है। हमारा हार्ट जो है पूरे शरीर के अंदर जो है रक्त को संचारित करता है। जब कोई रक्त वाहिका जो रक्त को टिश्यू तक, हमारे शरीर के कोशिकाओं तक लेकर जाती है, ब्लॉक हो जाती है, तो उसकी जगह एक नई रक्त वाहिका लगा दी जाती है, जिसको बाईपास सर्जरी कहा जाता है। बाईपास सर्जरी सबसे पहले कब हुई थी? 1953 ईस्वी में। 3 दिसंबर 1967 ईस्वी को हृदय का प्रथम प्रत्यारोपण दक्षिण अफ्रीका के डॉक्टर क्रिश्चियन बेनोड ने किया था। केपटाउन के हॉस्पिटल में ग्रूटसुर में यह ऑपरेशन हुआ, जिसमें डेनिस डार्वेल नामक 25 वर्षीय महिला का हृदय 53 वर्षीय लेविस वांस्की को प्रत्यारोपित किया गया था। इसको ध्यान से सुनिए, हृदय का प्रथम प्रत्यारोपण यानी हार्ट ट्रांसप्लांटेशन सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। कब हुआ था? 1967 ईस्वी में। दक्षिण अफ्रीका में 1967 ईस्वी में हुआ था। और किस डॉक्टर ने किया था? उसका नाम था क्रिश्चियन बेनोड। अब ये हृदय दिया किसने था? हृदय दिया था डेनिस डार्वेल ने, जो कि 25 वर्षीय महिला थी। और ये हार्ट किसको लगाया गया था? ये हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया था 53 वर्ष के लेविस वांस्की को। इस घटना के बारे में बता देता हूं कि 3 दिसंबर 1967 ईस्वी को डेनिस डार्वेल एक महिला थी जिसका रोड एक्सीडेंट हो गया था। तो उसका हृदय निकालकर हृदय की बीमारी से जूझ रहे लेविस वांस्की को स्थापित किया गया था और वो केवल 18 दिन तक ही जिंदा रह पाया था। 3 दिसंबर को उसका हार्ट ट्रांसप्लांटेशन किया था और 21 दिसंबर को उसकी मौत हो गई थी। अप्रोपांतरण यानी कि मेटास्टेसिस एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कैंसर की कोशिकाओं में और अधिक विभाजन का सफलतापूर्वक संदामन किया जाता है। तो मेटास्टेसिस एक प्रक्रिया है जिसमें कैंसर की कोशिकाओं का इलाज किया जाता है। मौसम संबंधी परिवर्तनों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हीलियम गैस भरे गुब्बारे प्रयोग में लाए जाते हैं। मौसम यानी वेदर की इंफॉर्मेशन जानने के लिए आकाश में, स्पेस में गुब्बारे छोड़े जाते हैं, जिनको वेदर बैलून बोला जाता है। मौसम संबंधी गुब्बारा बोला जाता है, जिसमें हीलियम गैस भरी जाती है। उसमें कुछ सेंसर लगा दिए जाते हैं जिससे मौसम संबंधी जानकारी जुटाई जाती है। किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्ति करने की तकनीक का नाम होलोग्राफी है। किसी वस्तु का अगर हमें 3D पिक्चर चाहिए, 3D इमेज चाहिए, तो उसके लिए हम जो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं उसको होलोग्राफी बोला जाता है। इसमें क्या है कि लेजर किरणों के द्वारा यह फोटोग्राफी की जाती है, जिसमें वस्तु का चित्र यानी वस्तु की जो इमेज बनती है, उसकी जो पिक्चर बनती है वो 3D होती है, यानी कि त्रिआयामी होती है। विज्ञान का अक्षेत्र जो मानव एवं यंत्र के मध्य संचलन एवं संचार का अध्ययन करता है, उसे साइबरनेटिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइबरनेटिक्स। जैसे मानव के अंदर हृदय है या फिर उसका दिमाग जो लगातार काम करता रहता है, इस प्रकार के अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइबरनेटिक्स। और उसी प्रकार कुछ मशीनें भी होती है जो ऑटोमेटिक काम करती है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जहाज के अंदर ऑटो पायलट। यह विज्ञान की आधुनिकतम शाखा है जिसकी परिकल्पना 1949 ईस्वी में सर्वप्रथम नाल्बर्ट वीनर ने की थी। इस नियंत्रण का विज्ञान भी कहते हैं, नियंत्रण का विज्ञान यानी कंट्रोल साइंस भी इसको बोला जाता है।
19 दिसंबर 1945 ईस्वी में मुंबई से टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की गई थी। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, जिसकी शॉर्ट फॉर्म TIFR है, और इसकी स्थापना 1945 में कहां पर की गई थी? मुंबई में। नेशनल स्कूल ऑफ डिजाइन कहां पर है? पुणे में। नेक्स्ट देख लेते हैं न्यूट्रॉन बम। इस बम की विस्फोटक क्षमता तुलनात्मक रूप से कम होती है, लेकिन विकिरण क्षमता इतनी अधिक होती है कि यह पृथ्वी एवं जल में रेडियोधर्मिता फैला सकती है। रेडियोधर्मिता होती है रेडियो एक्टिव डीके, यानी कोई रेडियो एक्टिव डीके किसमें होता है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो पीरियोडिक टेबल में 82 क्रमांक के बाद पाए जाते हैं, और ये अपने आप से अल्फा बीटा गामा किरणें उत्सर्जित करते रहते हैं, जो काफी डेंजरस होती है। वही यहां पर बताया गया है कि न्यूट्रॉन बम की विस्फोटक क्षमता इतनी ज्यादा नहीं होती, लेकिन उसकी विकिरण क्षमता, उसकी रेडिएशन स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा होती है। टैंक को एम बुलेट प्रूफ वाहनों को भी तहस नहस कर सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं साल्टेड बम। नाव के हथियारों के अनुकूल पदार्थ को बाल्ट एम सोने के द्वारा साल्टेड बम तैयार किया जाता है। साल्टेड बम तैयार करने के लिए बाल्ट एम सोने का यूज किया जाता है। इसकी विशेषता यह होती है कि अधिक मात्रा में रेडियोधर्मी विकिरण फैलाता है, रेडियो एक्टिव रेडिएशन उत्सर्जित करता है। माइक्रोवेव बम के बारे में देख लेते हैं। माइक्रोवेव बम का आविष्कार सबसे पहले अमेरिका के द्वारा किया गया है। इसके द्वारा इतनी तीव्र शक्ति की ऊर्जा का उत्सर्जन होता है कि शत्रुओं के इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण व संचार प्रणाली ध्वस्त हो जाती है। यहां तक कि वाहनों की इग्निशन प्रणालियां भी इसके द्वारा नष्ट हो जाती है। यानी माइक्रोवेव बम ऐसे बम होते हैं जो इस प्रकार की रेडिएशन उत्सर्जित करते हैं, जो कम्युनिकेशन के जितने भी सिस्टम है उनको वो इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होते हैं उन सबको वो ठप कर देती है, उनको जैम कर देती है। और वाहनों की इग्निशन प्रणाली का मतलब है कि वाहनों के अंदर जो गाड़ियां स्टार्ट की जाती है तो उनके इंजन को भी ये फेल कर देती है। उल्लेखनीय है कि शत्रु की संचार प्रणाली को ध्वस्त करने वाले इन बमों से कोई जनहानि नहीं होती। यानी ये एक प्रकार से रेडियो सिस्टम पर अटैक होता है। रेडियो सिस्टम मतलब कम्युनिकेशन पर या फिर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर इसका अटैक रहता है। नेक्स्ट आ जाता है वैक्यूम बम। अमेरिका के रक्षा अनुसंधान वैज्ञानिकों ने एक ऐसी थर्मोबैरिक प्रणाली का सफल परीक्षण भी किया है जिसके द्वारा रासायनिक एवं जैव के शस्त्रों के भंडारों पर अति उच्च तापमान सर्जित करके उन्हें बेकार किया जा सकेगा। वैक्यूम बम का इस्तेमाल हाई टेम्परेचर को प्रोड्यूस करने में, उसको पैदा करने में किया जा सकेगा, ताकि इसके द्वारा जितने भी केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स हैं उनको नष्ट किया जा सके। इस प्रकार की शस्त्र प्रणाली को पहले वैक्यूम बम के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट आ जाता है एडमिरल गोर्स्को, एक विमान वाहक पोत है जिसे भारत ने रशिया से खरीदा है। यह विमान वाहक पोत विराट का स्थान ग्रहण करेगा और यह हिंद महासागर में भारत की उपस्थिति को मजबूती प्रदान करेगा। एडमिरल गोर्स्को एक प्रकार का विमान वाहक पोत है। विमान वाहक पोत का मतलब होता है एयरक्राफ्ट करियर, ऐसे नेवी शिप जिसके ऊपर रनवे होता है और वहां से जो है फाइटर जेट उड़ान भरते हैं, और ये सब किस कहां पर होता है? समुद्र के अंदर। तो इस प्रकार का एक विमान वाहक पोत जो है भारत ने रशिया से खरीदा है, जिसका नाम है एडमिरल गोर्स्को, और भारत में इसको क्या नाम दिया गया है? INS विक्रमादित्य। और इसको कहां पर स्थापित किया जाएगा? हिंद महासागर में। और इससे जो है भारतीय नेवी को एक मजबूती मिली है। ये ऑलरेडी आ चुका है। आईसी चिप्स सिलिकॉन की बनी होती है। आईसी यानी इंटीग्रेटेड चिप्स, जिसको चिप बोला जाता है। वो सभी जितनी भी चिप होती है वो सब किसकी बनी होती है? सिलिकॉन मेटल की बनी होती है। इसका निर्माण जो है 1958 में पहली बार JS किल्वी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट आ जाता है के कंप्यूटर। जापान के द्वारा विकसित सर्वाधिक तीव्रता के साथ चलने वाला यह कंप्यूटर है और इसकी गति कितनी है? 8.3 पेंटाफ्लॉप्स पर सेकंड है। ये कुछ खास इंपोर्टेंट नहीं है। के कंप्यूटर का कंप्यूटर जापान का, जिसकी स्पीड कितनी है? 8.3 पेंटाफ्लॉप्स पर सेकंड। नेक्स्ट देख लेते हैं सागा 220। इसरो के द्वारा विकसित भारत का सर्वाधिक तेज गति से चलने वाला सुपर कंप्यूटर है, जिसे 2 मई 2011 को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित सतीश धवन सुपर कंप्यूटिंग प्रयोगशाला में स्थापित किया गया है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। सागा 220 जो है भारत का सबसे तेज चलने वाला कंप्यूटर है। इसको 2011 में स्थापित किया गया है। कहां पर? केरला के अंदर है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, और उसकी एक प्रयोगशाला है जिसका नाम है सुपर कंप्यूटिंग प्रयोगशाला। उसमें इस कंप्यूटर को सागा 220 कंप्यूटर को स्थापित किया गया है।
तो दोस्तों ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमने आज के वीडियो में कवर किए गए हैं। बाकी बच्चे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज की वीडियो में आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है, किसी प्रकार का आप क्वेश्चन करना चाहते हैं, या साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो अब तक मैं 9 वीडियो बना चुका हूं उनमें आपको किसी भी प्रकार का डाउट है वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपकी समझ में आई है, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें और अपने कंपटीशन एग्जाम की अच्छे से तैयारी करें। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक सभी को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।